गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें कक्षा 12वीं का अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ेंगे और इस अध्याय में हम जो टॉपिक्स करेंगे वो है, पहला टॉपिक हमारा यूरोपीय संघ और विश्व राजनीति में उसकी भूमिका, तथा दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। तो सबसे पहले हमें इस अध्याय के बारे में चर्चा करते हैं, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ और विश्व दो गुटों में बट गया। एक अमेरिकी गुट जिसको पश्चिमी गुट कहा गया, जिसमें ज्यादातर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल थे, और दूसरा सोवियत संघ गुट जिसे पूर्वी गुट कहा गया, जिसमें ज्यादातर साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल थे। लेकिन 25 दिसंबर 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन के साथ साम्यवादी देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया और अब विश्व में केवल एक महाशक्ति अमेरिका रह गया और अब विश्व एक ध्रुवीय विश्व बन गया और अमेरिका अपने आप में एक सुपर पावर बन गया। अमेरिका आज विश्व का एक ऐसी महाशक्ति है जिसके प्रभाव से विश्व की सभी राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक गतिविधियां होती हैं। अर्थात वर्तमान में अमेरिका इतना शक्तिशाली हो गया कि विश्व में किसी भी देश के गतिविधियों या घटनाओं को प्रभावित करने लगा। तो अब इस अवस्था में कुछ ऐसे संगठनों का निर्माण हुआ जो एक अमेरिकी शक्ति के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरे और उन संगठनों में से पहला संगठन हमारा था वो था यूरोपीय संघ। यूरोपीय देशों ने अमेरिका के प्रभाव से मुक्त होने के लिए पूरी यूरोप के देशों ने 1948 में एक संगठन की स्थापना की जिसे आर्थिक यूरोपीय सहयोग संगठन का नाम दिया गया। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की और इस संगठन ने यूरोप के देशों के मध्य व्यापारिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य किया और इसी संगठन को फरवरी 1992 में नीदरलैंड के एक शहर मास्ट्रिक्ट में मास्ट्रिक्ट संधि के तहत मास्ट्रिक्ट नाम में संधि की गई और इस संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना की। यूरोपीय संघ की स्थापना के समय इसमें 12 देश शामिल थे, लेकिन वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 28 हो गई और आज यह संगठन इतना अधिक आर्थिक और सैनिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है कि यह अमेरिका के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। अर्थात अमेरिकी शक्ति के एक विकल्प के रूप में यूरोपीय संघ ने काम करना आरंभ कर दिया। इस संघ की राजनीति, विश्व राजनीति में क्या भूमिका है वह अब हम समझ करेंगे। विश्व राजनीति में जो हमारे पक्ष हैं वो है आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष और सैनिक पक्ष। इन तीनों पक्षों पर ही इस संघ का क्या प्रभाव है वो हम बारी बारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका का पहला जो हमारा पॉइंट है वो है आर्थिक प्रभाव। आज विश्व के 28 देश इस संघ में शामिल हैं और यह संघ
विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा। इसी संघ ने 1 जनवरी 2002 से यूरोपीय देशों के लिए एक अलग मुद्रा यूरो का प्रचलन आरंभ किया और आज यह मुद्रा विश्व की एक शक्तिशाली मुद्रा के रूप में उभरी है। यूरोपीय संघ के ये 28 देशों की जीडीपी विश्व में सबसे अधिक है। इन देशों की जीडीपी अमेरिका से भी अधिक है। तो इस प्रकार से यह संघ विश्व राजनीति में आर्थिक रूप से एक महाशक्ति बनकर उभरा और आज यह संघ व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से अमेरिकी वर्चस्व को कड़ी चुनौती प्रदान कर रहा है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक रूप से भी यह संघ बड़ा ही शक्तिशाली संघ है और इस संघ में वो 28 देश शामिल हैं जिनमें से 2 महाशक्तियां ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ के 27 सदस्य हैं। अतः इस संघ के सदस्य देश या यह संघ विश्व राजनीति को प्रभावित करने में विशेष भूमिका निभाने लगा। अब जो विश्व के 2 संयुक्त राष्ट्र संघ के 27 सदस्य हैं फ्रांस और ब्रिटेन, वो विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और उन देशों के इस संघ में शामिल होने के कारण यह संघ भी अपने आप में विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा इस संघ में विश्व में यूरोप के जो आर्थिक रूप से महाशक्तियां हैं वो शामिल है जो कि विश्व राजनीति को प्रभावित करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा जो हमारा है वो है सैनिक प्रभाव। यद्यपि इस संघ की अपनी सेना नहीं है लेकिन इस संघ में 28 देश शामिल है और उन देशों के पास एक बड़ी सेना है। आज विश्व में सबसे बड़ी सेना अमेरिका के पास है लेकिन अमेरिका के बाद इस संघ की सेना सबसे बड़ी है। इस संघ में 2 देश फ्रांस और ब्रिटेन ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु शक्ति है और इन 2 देशों के पास लगभग 550 परमाणु हथियार है। इसलिए यह संघ सैनिक दृष्टि से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण संघ है। तो हमने यूरोपीय संघ और उसकी भूमिका को समझ किया। आज यूरोपीय संघ अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे रहा है और अमेरिकी शक्ति का एक विकल्प है। अब हम दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और इस क्रांति के बाद चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद चीन में सार्वजनिक नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अर्थात एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर सरकार का नियंत्रण था। इस व्यवस्था में कृषि, उद्योग धंधों और उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण था। इस अर्थव्यवस्था के अपनाने के बाद चीन में कृषि पारंपरिक तरीकों से की जा रही थी और व्यापार को भी चीनी जो प्राचीन तकनीक या उपकरण थे उसके माध्यम से
उत्पादन किया जा रहा था, जिसके कारण चीन की खेती लगातार गिरती चली गई या कृषि में लगातार गिरावट आई और जो चीन के उद्योग धंधे थे वो भी घाटे की अवस्था में चले। अब क्योंकि चीन सार्वजनिक नियंत्रण को अपनाए हुए था, इसलिए चीन जो उत्पादन कर रहा था उस उत्पादन को अपने देश में ही खपत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब चीन के सामने आर्थिक मंदी, कृषि में गिरावट तथा उद्योगों में अवनति की चुनौती सामने आई और चीन को अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बाध्य होना पड़ा। तो चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अनेक उपाय किए और उन उपायों की हम चर्चा करते हैं। उन उपायों में हमारा सबसे पहला उपाय है एकांतवादी नीति का अंत। 1972 में चीन ने अपनी एकांतवादी नीति का अंत किया। 1949 में साम्यवादी व्यवस्था अपनाने के बाद चीन अपनी एकांतवादी नीति पर चल रहा था, अर्थात एक लाख चलो नीति पर चल रहा। लेकिन 1972 में चीन ने इस नीति को छोड़ दिया और 1972 में चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना और चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के कारण चीन का विश्व के विभिन्न देशों से राजनीतिक संपर्क स्थापित हुए। दूसरा, खुले द्वार की नीति 1978। चीन ने 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई और इस नीति के तहत चीन ने अपने देश में विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित किया। इससे पहले चीन के उद्योगों पर चीन की पूंजी लगी हुई थी, सरकारी पूंजी लगी हुई थी, लेकिन 1978 में खुले द्वार की नीति के तहत चीन ने विदेशों से विदेशी निवेश को आमंत्रित किया और चीन में विभिन्न देशों से कंपनियां उद्योग स्थापित करने लगी और निवेश करने लगी, जिससे कि चीन के उद्योग धंधों में सुधार हो। तीसरा है खेती का निजीकरण। 1949 के बाद लगातार चीन अपने पारंपरिक तरीके से खेती कर रहा था, लेकिन खेती में लगातार उत्पादन में गिरावट हो रही थी। इसलिए 1982 में चीन ने खेती का निजीकरण किया। इससे पहले सार्वजनिक नियंत्रण में खेती की जा रही थी, लेकिन 1982 में चीन ने अपनी खेती को निजी किसानों को सौंप दिया और निजी किसानों को सौंप देने के कारण चीन की खेती में बहुत अधिक मात्रा में सुधार हुआ और उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। अब चीन अपने उत्पादन को निर्यात भी करने लगा। चौथा है हमारा उद्योगों का निजीकरण। 1998 में चीन ने अपने उद्योग धंधों को निजीकरण कर दिया, अर्थात निजी उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने की या उत्पादन के साधन स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। इससे अनेक उद्योगपतियों ने उद्योग धंधे स्थापित किए और उद्योगों में भारी मात्रा में सुधार हुआ और उद्योगों में सुधार होने के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई और उत्पादन में वृद्धि होने के कारण चीन का औद्योगिक विकास हुआ और चीन का औद्योगिक विकास होने के कारण चीन का आर्थिक विकास हुआ। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो है विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता। चीन 2000 तक विश्व व्यापार का संगठन का सदस्य नहीं था, जिसके कारण चीन को व्यापार में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना और चीन की व्यापारिक अड़चनें समाप्त हो गई। अब चीन विश्व के सभी देशों से अपना व्यापार करने लगा, जिससे चीन के व्यापार में बड़ी वृद्धि हुई और इस वृद्धि के कारण
चीन को काफी अधिक मात्रा में विदेशी धन प्राप्त हुआ, जिससे चीन का आर्थिक और औद्योगिक विकास हो। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है निजी संपत्ति का अधिकार। क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक संपत्ति थी। लेकिन 2004 में चीन में निजी संपत्ति की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया और निजी लोगों को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। और 2007 में चीन में निजी संपत्ति को सरकारी संपत्ति की तरह संरक्षण प्रदान किया गया। इससे निजी संपत्ति को बढ़ावा मिला और निजी संपत्ति के बढ़ावा मिलने के कारण देश में आर्थिक विकास हुआ और चीन आर्थिक रूप से एक महाशक्ति के रूप में उभरा। इन सब कारणों के कारण चीन एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा और आज चीन की अर्थव्यवस्था विश्व में दूसरे स्थान पर है और आज चीन विश्व में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में लगातार उभर रहा और चीन अमेरिकी शक्ति के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। आज चीन अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने की कगार पर खड़ा है और अगर चीन लगातार इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं होगा जब चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व की महाशक्ति के रूप में उभर जाएगा, अर्थात चीन विश्व की प्रथम महाशक्ति बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज के हमारे दोनों टॉपिक्स पूरे होते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों टॉपिक्स बड़े अच्छे से समझ में आएंगे और इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे